गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमने थ्योरीज पढ़ी थी, मैकेनिज्म की, कार्बनिक पदार्थों का जो इसमें स्थानांतरण है, उसमें अलग अलग हाइपोथेसिस दी अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो हम इसमें तीन जो थ्योरी है, तीन हाइपोथेसिस है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी हाइपोथेसिस है वो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है ये हमारा नेक्स्ट हमारी थ्योरी है, और ये दी थी डी वेरीज ने 1885 में, और कर्टिस ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, कर्टिस ने इसका समर्थन किया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अब हम जैसे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब जैसे स्ट्रीम, एक धारा, एक प्रवाह हम ये बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोएम में जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण जो होता है, उसमें कोशिका द्रव्य की प्रवाह गति, जीव द्रव्य भ्रमण एवं डिफ्यूजन की संयुक्त क्रियाओं द्वारा होता है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट यानी कि साइक्लोसिस, दूसरा इसमें ऑस्मोसिस। साइक्लोसिस यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भ्रमण करता है कोशिका में। देखें, जैसे हम ये बात करते हैं, ये हमारी एक कोशिका है, ये हमारी एक कोशिका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इस तरह से। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग करता है, यानी कि साइक्लोसिस, इसमें कोशिका में वो लगातार उसकी गति होती रहती है, ठीक है, भ्रमण होता रहता है। तो इसमें कि इस जो इन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है साइक्लोसिस यानी कि जीव द्रव्य भ्रमण एवं विसरण की संयुक्त क्रियाओं द्वारा, इनके कंबाइंड फंक्शन से, क्योंकि ये जो घूम रहा है और साथ साथ में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसमें होता है। तो इन दोनों के कंबाइंड क्रिया से, संयुक्त प्रोसेस से, संयुक्त क्रियाओं से ये हमारी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। अब हमारी जो सीव ट्यूब्स की एक से दूसरी कोशिका में जो फूड प्रोडक्ट्स का जो विसरण है, डिफ्यूजन है, यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या है, हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन की बात करते हैं। यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज होता है, यानी कि एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जो हमारी सीव ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में विसरण हो रहा है चालनी पट्टिकाओं के रंध्रों द्वारा। देखिए, चालनी पट्टिकाएं कहाँ थी, ये हमारा एक सीव ट्यूब है। तो ये हमारी सीव प्लेट है और ये सीव ट्यूब। तो यहाँ पे
इन सीव प्लेट से एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में द्वारा एक सीव प्लेट द्वारा एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में यानी कि सीव ट्यूब में फूड का ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण होता है और स्थानांतरण के एक से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण के पश्चात जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये विलेय द्रव्य अथवा प्रवाह गति की दिशा के अनुरूप ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में गति होगी या घूमेंगे उस डायरेक्शन में ये गति करेंगे और उनका डिफ्यूजन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो यह जो हाइपोथेसिस है ये ऑर्गेनिक जो सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं उनके लिए स्पष्ट होती है, लेकिन इसमें जो द्रव्य जो भ्रमण की जो गति होती है वो 1 to 5 सेंटीमीटर पर आवर होती है। 1 to 5 सेंटीमीटर पर आवर जो है उनकी गति की स्पीड है और ये 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक की इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जबकि जो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है उनके स्थानांतरण की जो गति होती है या उनकी जो क्वांटिटी हम बोलेंगे तो उनकी अधिक होती है। तो इस थ्योरी में भी आपत्तियां थी, यानी कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस आए, तो कर्टिस ने इसको समर्थन दिया था, लेकिन आपत्तियां थी कि परिपक्व चालनी तंत्रों में जीव द्रव्य भ्रमण जो है ये अनुपस्थित होता है, यानी कि मैच्योर जो होते हैं सीव ट्यूब्स उनके अंदर जीव द्रव्य भ्रमण एब्सेंट होता है। तो उस डायरेक्शन में किस दिशा में भ्रमण करेंगे। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी मुंच की द्रव्य प्रवाह परिकल्पना। मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, मुंच की मास जो फ्लो की हाइपोथेसिस थी। अब ये जो थ्योरी है ये मुंच ने 1930 में दी थी। मुंच ने कब दी थी? मुंच ने ये 1930 में दी थी। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इस परिकल्पना के अनुसार जितनी भी सीव ट्यूब्स होती हैं उन सीव ट्यूब्स का जीव द्रव्य एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ा रहता है और इस प्रकार से एक सतत तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट यानी कि क्या है कि जितनी भी सीव ट्यूब्स होती हैं वो एक दूसरे से किसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये सारी कैसे आपस में जुड़ी रहती हैं, जिससे क्या होता है कि इस सतत तंत्र का जो निर्माण है वो बन जाता है। सतत तंत्र का निर्माण बनता है, कंटिन्यूअस एक सिस्टम है वो डेवलप होता है और वो कंटिन्यूअस सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट।
सिम्प्लास्ट, कहते हैं सिम्प्लास्ट। यह भारी सतह से तो पारगम्य होता है, परंतु अपने पूर्ण द्रव्य के लिए बहुत अधिक पारगम्य होता है। यानी कि जो इसकी बाहर की सरफेस है उसके लिए क्या है, ये बाहर की सरफेस के लिए ये अपारगम्य होगा। जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो बाहर की सरफेस के लिए ये अपारगम्य होता है, जबकि ये इनर सरफेस जो होता है इसके लिए पूरी तरह से ये पारगम्य होता है। यानी कि जो चीज़ें हैं या जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इसी के द्वारा ही आगे एक सिस्टम में पास होंगे। तो इसी पारगम्यता के कारण कुछ विशेष परिस्थितियों में रस यानी कि इसमें कार्बनिक विलय जो पदार्थ हैं वो शामिल होते हैं, प्रवाहित होता है। यानी कि जो ये पारगम्यता होती है इसी के बेसिस पे ही कार्बनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे जो सी ट्यूब है उसके अंदर पास ऑन होंगी, एक सतत तंत्र ये जो बनाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो सिस्टम है ये इसमें पास ऑन होता है। तो इस थ्योरी के अनुसार जब पत्ती में भोजन बनता है, देखिए फोटोसिंथेसिस की जो साइट्स होती है वो है लीफ में फूड का प्रोडक्शन होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो शुगर्स होती हैं, शुगर का निर्माण होता है और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से कोशिकाओं के द्वारा पत्ती के जाइलम जो अवयव होते हैं उनसे जल का अवशोषण होता है और उच्च यानी कि जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि इन कोशिकाओं के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को जो जितनी भी ये चालनी नलिकाएं होती हैं, सी ट्यूब्स होती हैं, उनमें एक प्रेशर के साथ पहुंचने में मदद करती है। और दूसरी ओर जड़ों की कोशिकाओं में अथवा संचयन के द्वारा अंगों तक ये भोजन खर्च हो जाता है और अघुलनशील रूपों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ड्यूरिंग कब हुआ कि जब हमारा फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रवणता इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक जो दाब है वो बढ़ा, जिससे कि कोशिकाओं के द्वारा पत्ती की जो जाइलम होता है वो जल का अवशोषण करते हैं और इस तरीके से शुगर्स का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, अब यहाँ पे जो अघुलनशील स्टार्च में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर वापस से कम होता है। देखिए एक बार बढ़ा जब जब जो शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, लेकिन जब ये वापस से स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फिर हमारा कम होना शुरू हो गया, जिससे कि स्फीति दाब में कमी आती है और स्टोरेज जो है ये केंद्रीय पत्तियों की चालनी नलिकाएं जो होती है उनमें जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उनका अभिगमन केंद्रीय उपयोग क्षेत्र स्फीति दाब जो है वो न्यून यानी कि वो कम हो जाता है। तो अतः इस समय पत्तियों के संवरण सिरे तथा खपत वाले सिरे के मध्य एक प्रकार का स्फीति यानी कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से जल का द्रव्य प्रवाह जिसमें विलेय पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है, और पौधे के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर, ऊपरी से कहाँ पे, नीचे की ओर फ्लोएम द्वारा जो है वो धीरे धीरे पर्ण मध्य तक पहुंच जाता है, यानी कि जो फ्लोएम द्वारा नीचे की तरफ होना शुरू होता है। अब यहाँ पे जो खपत वाले सिरे होते हैं उन पर कम परासरण दाब होगा और उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो डिफ्यूज होना शुरू होते हैं और जाइलम के द्वारा फिर से पत्तियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिससे फ्लोएम में ऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस का अधोमुख एवं जाइलम वाहिनिकाओं का में जल का उपरिमुख स्थानांतरण होता है। यानी कि जो ये प्रोसेस है, यानी कि जाइलम में जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी लीफ से, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि जो फ्लोएम जो फूड पार्टिकल्स है, कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो नीचे की ओर धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट जो है अगर वो उच्च होता है, अधिक होता है, तो उस कंडीशन में
जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम जो है हमारा धीरे धीरे फ्लोएम की तरफ जो फूड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी जाइलम है, तो जाइलम में क्या होगा कि जाइलम की जो सेल्स हैं वहाँ पे जल का अवशोषण शुरू हो जाता है। देखिए ये डायग्राम है। तो मुंज की द्रव्य प्रवाह जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसकी क्रियाविधि जो है ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाई जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने, मैं एक बार डायग्राम बना लेती हूँ। ये वाटर विद हाई ओपी, वाटर विद लो ओपी, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। देखिए ये है हमारा पूरा डायग्राम, ठीक है। तो इन्होंने ये अपना नलिका ली है, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन व्यवस्थाओं को इन्होंने अर्धपारगम्य झिल्लियों में, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे हम बताते हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले हमारा वाटर विद, तो हमने थ्योरी में जो बताया था कि सबसे पहले जहाँ पे जब जो फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर का निर्माण शुरू होता है, तो फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन में शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो उससे क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो वानी का लॉस हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज है, तो इधर जाइलम है, उधर हमारा फ्लोएम है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे, रूट पे सीधे पहुँचता है प्रेशर, और वाटर जो है, वाटर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होगी, ठीक है। बट जब हमारे दूसरी कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो वाटर का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि रूट सेल्स जो है उस पानी को अब्जॉर्ब करेंगी और ऊपर तक पहुँचाएंगी, रूट में उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा। बट जब हम बात करते हैं सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट्स की, तो सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे हमारे शुगर जो है तो वाटर के साथ में है, मूवमेंट ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड शुगर्स, तो ये हमारा फ्लोएम के थ्रू, यानी कि पानी तो हमारा ऊपरी मुख यानी कि जाइलम में डायरेक्शन क्या होगी, ऊपरी मुख होगी, और फ्लोएम के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो हमारी डाउनवर्ड की तरफ होगी, देखिए डाउनवर्ड हो रही है यानी कि अधोमुख हो रही है। और यहाँ पे शुगर
और स्टोर, जो शुगर्स है वो कंज्यूम हो चुकी है या स्टोर हो चुकी है, तो ये रूट सेल्स पे हो रहा है, ये हमारा मेसोफिल सेल्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो जाइलम है उसकी ऊपरी मुख है और फ्लोएम की नीचे की मुख है। तो ये तो हमारी एक थ्योरेटिकली एक एस्पेक्ट हो गया कि इस तरीके से जो पानी का जो मूवमेंट है या सॉल्युबल प्रोडक्ट का जो मूवमेंट है फ्लोएम के द्वारा वो नीचे की ओर आएगा, और जाइलम जो है ये जाइलम में जो पानी की मूवमेंट है वो ऊपर की ओर ट्रैवल करेगी। अब जो दूसरा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन है मुंज फ्लो थ्योरी हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक क्लोज सिस्टम बनाया और इस क्लोज सिस्टम में दो इन्होंने बल्ब लिए ए एंड बी। ठीक है, और एक टी की नली द्वारा इन्हें संयोजित कर दिया। ये देखिए नली द्वारा इन्हें संयोजित कर दिया। ए बल्ब के अंदर इसे देखिए, ए में कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, बी के अंदर इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है। और इस एक्सपेरिमेंट की तुलना में समरण केंद्र संश्लेषण जबकि बी की बल्ब की तुलना में अभिगम केंद्र अथवा खपत वाले सिरे से 3 नलिका की ओर तुलना चालनी नलिका से जल पात्र की तुलना जलयुक्त इसके अंदर जाइलम वाहिकाओं से कर सकते हैं। तो यानी कि ए कक्ष में यानी कि ए बल्ब में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अतः इसमें जो हमने वाटर रखा है उसमें डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाती है, और इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद ये रुक जाता है। अगर ए में शुगर सॉल्यूशन का संभरण निरंतर चलता रहे तो ए से बी की ओर ये प्रवाह जो है ये निरंतर जारी रहेगा। अब बी बल्ब में द्रव्य रूप में शुगर सॉल्यूशन जो है के आगमन से इसका कुछ जल बाह्य जल पात्र में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, जो पुनः ए द्वारा अवशोषित होकर परिवहन तंत्र की निरंतरता को बनाए रखता है। तो मुंज ने हाइपोथेसिस द्वारा ये बोला कि पौधों में एक इसी प्रकार की जो परिवहन तंत्र है वो डेवलप होता है, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही, यानी कि जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक नलिका से दूसरी नलिका के अंदर तभी प्रवेश करेंगे जब हमारी वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो है वो वेरी करेगी। यानी कि द्रव्य प्रवाह संपूर्ण तने के फ्लोएम अवयव में एक
प्रेशर के कारण यानी फ्लोएम में प्रेशर जनरेट होता है, तभी हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था मुंज का, और इस सिद्धांत के समर्थन में सशक्त प्रमाण प्रकाशित हुए प्रकाश और छाया वाली पत्तियों में वायरस अथवा विकासकारी पदार्थों की गति का अध्ययन से प्राप्त होता है। और प्रकाश के वातावरण वाली जो पत्तियां होती हैं यह गति उनमें तेज थी, और छाया वाली पत्तियों में यह गति जो है ये धीमी थी। तो मैसन और मैस्कल ने 1921 में, जिमरमैन ने 1957-58 के अनुसार अधिकांश पौधों में पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्रवणता पाई है, जो पौधों को निष्पत्रण करने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये समझाया था। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरी, बट कुछ एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस भी दिए। अब ऑब्जेक्शंस क्या थे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन था, इस अवधारणा के प्रति सबसे बड़ी आपत्ति यह उठाई गई कि इस क्रिया में एक समय पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में हो सकता है, जबकि पौधों में सामान्य रूप से मेटाबोलाइट का दोनों दिशाओं में गति करना पाया गया है। यानी कि जैसे इसे बताया है कि एक दिशा में, यानी कि जाइलम ऊपर की तरफ मतलब पानी को भेज रहा है और फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ है, जबकि होता क्या है कि सभी डायरेक्शन यानी कि दोनों दिशाओं में ये चलता है। ठीक है, तो क्राफ्ट के अनुसार पौधों में जो है उन्होंने इसमें इसकी अकॉर्डिंग प्रभाव परिकल्पना के द्वारा स्पष्ट नहीं किया। तो क्राफ्ट ने 1951 में पौधों में दो प्रकार का जल निर्गम हो सकता है, एक ऊपर की तरफ एक जड़ की तरफ। तो अलग अलग जो मेटाबोलाइट है फ्लोएम नलिकाओं द्वारा विस्तृत अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं। तो उन्होंने C14 और P32 का प्रयोग करके एक ही चालनी नलिका में विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण पाया गया। तो इस बात से इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। दूसरी इसमें आपत्ति थी कि संवहन सिरे पर तथा ग्रहण करने वाले सिरों की कोशिकाओं के जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने पर इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती है। तो ये एक ऑब्जेक्शन था। थर्ड था इसमें स्थानांतरण पर निम्न तापमान के लो टेम्परेचर्स तथा मेटाबोलाइट के जो इनहिबिटर्स के प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि जो सॉल्यूबल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अभिगमन में कोशिका द्रव्य सक्रिय रूप से भाग लेता है, जबकि द्रव्य प्रवाह हाइपोथेसिस के अंदर चालनी नलिका तथा जीव द्रव्य को एक निष्क्रिय रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो गया, तो इसकी भी एक आपत्ति हुई। फोर्थ इसमें जो आपत्ति थी कि मुंज ने पंप जैसी सोचा था इसको कि हार्ट जैसा सिस्टम है ये पंप की तरह काम करता है, परंतु पर्णमध्योतक में ये नहीं पाया गया है, क्योंकि जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो विपरीत दिशा में यानी कि पर्णमध्योतक की ओर स्थितिदा प्रवणता देखी गई है। तो उनके अनुसार सुक्रोज की सांद्रता पत्ती के पर्णमध्योतक के मध्योतकों में से चालनी नलिकाओं से में 20 गुना अधिक होती है। तो यहाँ पे ये एक इसका देखा गया। फिर दूसरा इसके अंदर इसके अतिरिक्त स्फीति दाब असामान्य रूप से अधिक होना चाहिए, जिसके विलयन काफी दूरी तक अनुपस्थितियों तक प्लाज्मा डेस्मेटा आदि से उत्पन्न प्रतिरोधों का सामना कर सके। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्फीति दाब उतना उत्पन्न नहीं होता है। तो ये इसके ऑब्जेक्शंस थे। फिर चार पर जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें सीव ट्यूब्स में शुगर के ट्रांसलोकेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के विरुद्ध इसमें प्रदर्शन किया गया, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के विपरीत में था ये। तो उन्होंने ये बताया कि एटीपी इस स्थानांतरण को प्रभावित करता है, यानी कि एटीपी यहाँ पे यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे एटीपी का यूज दिखाया नहीं क्या। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार शर्करा का अभिगमन परासरण दाब प्रवणता के विरुद्ध था, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के विरुद्ध इसमें काम किया गया था। तो ये इसके जो
ऑब्जेक्शंस हैं वो हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि अब रिसेंट में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के संबंध में नवीनतम तथ्य जो है 1966 में दिया था डेवलिन ने और 1967 में दिया था लेविट ने। ठीक है, तो डेवलिन के अनुसार सुक्रोज का संभावित जो अभिगमन होता है वो करियर कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। करियर कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्माण करते हैं जिसका निर्माण शर्करा तथा वाहक के योग यानी कि शुगर्स और जो इसमें कैरियर्स होते हैं वेक्टर्स होते हैं उनके योग से, उनके संयुक्त कॉम्बिनेशन से होता है। तो संवरण बिंदु में अभिगमन बिंदु तक शर्करा का स्थानांतरण द्वैहिक सम्मिश्र के रूप में यानी कि एक करियर कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, ना कि सिंगल वो पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा लेविट ने बोला कि जो मेसोफिल सेल्स में उत्पन्न होने वाला स्टार्टिंग का जो टर्गल प्रेशर होता है वो द्रव्य तंतुओं से पदार्थ का प्रवाह या जो उनका परिवहन का चक्रीय तंत्र, इस तीनों तथ्यों में मुंच परिकल्पना को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रारंभिक स्थिति दाब जो है वो फ्लोएम कोशिकाओं से में ही उनकी उपापचय श्वसन क्रियाओं द्वारा यानी कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होते हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो जो प्रोसेस है टर्गल प्रेशर है वो उसी की वजह से जनरेट होता है, जिसके रिजल्ट में जो सेल्स होती हैं पत्तियों से शर्करा का या शुगर्स का एब्जॉर्प्शन शुरू करती है और शुगर का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है तो ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन, सबसे पहले है लाइट। देखिए तो लाइट जो है यानी कि हम ये मानते हैं कि जैसे गन्ने का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो गन्ने में निर्यात प्रकाश की अनुपस्थिति में 5% घट जाती है, जिसके अतिरिक्त देखा गया है कि स्थानांतरण के लिए जो संतृप्ति तीव्रता प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षित मान की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। यानी कि ऐसे परिणामों के आधार पर हम उन्हें फोटो ट्रांसलोकेशन का विचार आता है। तो प्रकाश की 650 से 760 तक की तरंगदैर्घ्य स्थानांतरण की दर को बढ़ाने में सक्रिय कर देती है, यानी कि 650 से 760 नैनोमीटर लाइट रेज जो होती हैं वो उस प्रकाश को या उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 डिग्री पर अधिकतम दर में ट्रांसलोकेशन होता है। निम्न पर सामान्यतः स्थानांतरण की दर कम हो जाती है, किंतु ऐसे प्रभाव जो है स्थायी होते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की उत्पत्ति के कारण ही पुनर्संयोजन शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है। 25 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस देखा गया है। अब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारे कार्बन यानी कि शुगर सॉल्यूशंस के ऊपर या शुगर्स पे डिपेंड करता है, तो शुगर का हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स इसके अंदर जैसे खनिज लवणों की उपस्थिति स्थानांतरण की दर को डायरेक्टली प्रभावित करती है। जैसे बोरोन की उपस्थिति में ट्रांसलोकेशन जो है वो बढ़ जाता है और ऐसा माना जाता है कि कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है उनकी पारगम्यता जो है सुक्रोज के लिए अपेक्षाकृत सुक्रोज बोरेट सम्मिश्रण के लिए ज़्यादा होती है, यानी कि सुक्रोज क्योंकि हमने बताया था ना एक शुगर कैरियर कॉम्प्लेक्स बना देती है, तो वहाँ सुक्रोज और बोरोन का कैरियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से गन्ने में भी होता है। तो गन्ने में पोटेशियम की मात्रा कम होने पर स्थानांतरण की जो दर है वो कम होने लगती है, पोटेशियम की मात्रा कम से कम होने लगती है। तो ये मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की फोटो रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है उससे भी ये प्रभावित होते हैं। ऑक्सीजन की कम उपस्थिति आवश्यक होती है, तो एटीपी आवश्यकता होने से होता है। फिर पैरासाइट्स हैं, तो पैरासाइट्स भी इनको इसमें उपस्थित हो तो ये भी इसको अवशोषित कर लेते हैं भोजन को, तो वो भी एक सिंक के उत्पन्न कर लेते हैं, उसमें एक अन्य सिंक होता है। तो ऐसे पौधों में फ्लोएम स्थानांतरण कम हो जाता है, जाना प्रभावित होता है। मॉइस्चर स्ट्रेस इसको प्रतिबल को यानी कि कम हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ग्रोथ
इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रालिक एसिड, साइटोकिनिन आदि में फ्लोएम का स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। तो IAA और GA की गति को बढ़ाते हैं और साइटोकिनिन की उपस्थिति में उस और अधिक स्थानांतरण होता है। तो ये फैक्टर्स हो गए जो हमारे ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज करेंगे और कुछ इसमें इसको डायरेक्टली इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।